आज हम साहित्य की दुनिया में हुई एक वैचारिक लड़ाई की पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे हाथ लगे हैं इग्नू के एमए इंग्लिश कोर्स के कुछ नोट्स। और ये किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं है, बल्कि ये एक कहानी बताते हैं। हाँ, एक कहानी। ये कहानी है कि कला को देखने का नजरिया एक पेंडुलम की तरह दो सिरों के बीच कैसे झूलता रहा। एक सिरा है मेरा दिल जो कहता है वही सच है, और दूसरा सिरा है कला वो है जो समाज को बेहतर बनाए। और ये सिर्फ पुरानी किताबी बातें नहीं हैं, ये लड़ाई आज भी हमारे अंदर, हमारे समाज में जारी है। अच्छा, कैसे? जब हम कोई फिल्म देखकर कहते हैं मजा आ गया, और फिर कोई दूसरा कहता है हाँ, पर इससे समाज को क्या संदेश मिला, तो हम असल में इसी 200 साल पुरानी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। वाह! आज हम इसी पेंडुलम के दो छोरों को समझेंगे, रोमांटिक क्रिटिसिज्म और विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि जब कला को नियमों की जंजीरों से आजाद करके दिल के हवाले किया गया तो क्या हुआ, और फिर जब उस आजादी पर सामाजिक जिम्मेदारी का पहरा बिठाया गया तब क्या बदला। चलिए इस वैचारिक दंगल को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये रोमांटिक विद्रोह, ये किसके खिलाफ था? ये विद्रोह था 18वीं सदी के नियो क्लासिकल दौर के खिलाफ। ओके। उस दौर में कला और कविता एक तरह की इंजीनियरिंग बन गई थी। हर चीज के नियम थे, एक फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला? हाँ, आपको बताया जाता था कि महान कविता लिखने के लिए आपको पुराने ग्रीक और रोमन कवियों की नकल करनी होगी। तर्क और अनुशासन सबसे ऊपर थे। भावनाएं वो तो गड़बड़ी पैदा करती थी, उन्हें काबू में रखना होता था। मतलब एक तरह का कॉपी पेस्ट कल्चर था कि अगर होमर जैसा लिखोगे तभी महान कहलाओगे। अपनी आवाज, अपनी भावना का कोई मोल नहीं था। बिल्कुल, कवि एक नकलची था, एक इमिटेटर। और इसी घुटन के खिलाफ एक विस्फोट हुआ, जिसे हम रोमांटिक दौर कहते हैं। इन नए विचारकों ने कहा, कविता कोई मशीन नहीं है जिसे नियमों से बनाया जाए, वो तो एक पौधे की तरह है जो अंदर से उगती है। जैविक रचना। हाँ, एक जैविक रचना है, और इसका स्रोत कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि कवि की अपनी कल्पना और उसकी अपनी भावनाएं हैं। ये कला में व्यक्तिगत आजादी का घोषणा पत्र था। और इस आजादी की मशाल लेकर सबसे आगे खड़े थे विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके टेक्स्ट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को एक तरह का क्रांतिकारी मैनिफेस्टो कहा जाता है। ऐसा क्या था उसमें? उसमें वर्ड्सवर्थ ने कविता की परिभाषा ही बदल डाली। उन्होंने वो मशहूर लाइन लिखी जो आज भी साहित्य के हर छात्र को पता है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। बिल्कुल। कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज अतिप्रवाह है जिसे शांति में याद किया जाता है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इमोशनल होने की बात है? नहीं, और यहीं पर इसकी गहराई है। वर्ड्सवर्थ दो चरणों की बात कर रहे हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, यानी भावनाओं का ज्वार। हाँ, जब आप प्रकृति में कुछ देखते हैं या कुछ अनुभव करते हैं तो आपके अंदर एक मजबूत भावना का ज्वार उठता है। ये कच्चा अनियंत्रित इमोशन है। लेकिन कविता यहाँ नहीं बनती। अच्छा, तो ये तो सिर्फ आधा हिस्सा हुआ। हाँ, दूसरा और जरूरी हिस्सा है रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में याद करना। जी, यानी बाद में जब आप शांत होते हैं तो आप उस भावना के बारे में सोचते हैं, उसे याद करते हैं, उसे समझते हैं। इस शांतिपूर्ण चिंतन में वो कच्ची भावना परिष्कृत होती है और तब उसे शब्दों का रूप मिलता है। तो ये कविता को सिर्फ एक भावनात्मक चीख बनने से रोकता है। बिल्कुल। वाह! तो इसका मतलब यह है कि असल कविता सिर्फ भावना का विस्फोट नहीं है, बल्कि उस विस्फोट के बाद की शांति में उसे समझने की कोशिश है। सही पकड़ा आपने। क्या ये आज के सोशल मीडिया के हॉट टेक्स और एक सोचे समझे गहरे विश्लेषण के बीच का फर्क नहीं है? एक तुरंत की प्रतिक्रिया है, दूसरा चिंतन के बाद का निष्कर्ष। बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा आपने। बिल्कुल यही बात है। वर्ड्सवर्थ कह रहे थे कि सच्ची कला तुरंत नहीं बनती, उसे पकने का समय चाहिए। और इसी विचार से जुड़ा उनका एक और क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने कहा कि कविता की भाषा भी बनावटी और भारी भरकम नहीं होनी चाहिए। मतलब उस दौर के जो बड़े बड़े विद्वान मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उसे उन्होंने चुनौती दी। सीधी चुनौती। उन्होंने कहा कि कविता की भाषा आम लोगों की भाषा होनी चाहिए, वो भाषा जो एक किसान खेत में बोलता है, क्योंकि सच्ची भावनाएं वहीं मिलती हैं, महलों और विश्वविद्यालयों में नहीं। सादगी और ईमानदारी। हाँ, सादगी और ईमानदारी सबसे बड़ी खूबियां हैं। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बगावत थी। बड़े बड़े आलोचकों ने उनका मजाक उड़ाया होगा कि ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। और कवि के बारे में क्या कहा? क्या कवि कोई सुपर हीरो है? इसके ठीक उलट,
वर्ड्सवर्थ ने कहा, कवि कोई आसमान से उतरा हुआ प्राणी नहीं है, वो एक मनुष्य है जो मनुष्यों से बात कर रहा है। A man speaking to men. जी, बस फर्क इतना है कि वो शायद थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है, चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करता है और अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कला जानता है। उसका काम हमें बेहतर इंसान बनाना है, हमारी सहानुभूति को जगाना है। तो वर्ड्सवर्थ ने क्रांति की मशाल तो जला दी, एक तरह से जमीन तैयार कर दी, लेकिन किसी भी क्रांति को एक दार्शनिक की जरूरत होती है जो उसे वैचारिक मजबूती दे, और वो काम शायद कॉलरिज ने किया, है ना? बिल्कुल सही। अगर वर्ड्सवर्थ आंदोलन के जोशीले नेता थे, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज उसके मुख्य रणनीतिकार और दार्शनिक थे। उन्होंने पूछा कि ये जो हम कल्पना यानी इमेजिनेशन की बात करें, ये असल में है क्या? और उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या है ये दोनों? इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फैंसी एक डीजे की तरह है। डीजे? हाँ, जो दो पुराने हिट गानों को लेता है और उन्हें मिलाकर एक रीमिक्स बना देता है। वो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। गाने वही पुराने हैं, ये बस यादों का एक मैकेनिकल जोड़ तोड़ है। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन एक संगीतकार की तरह है। वो उन दो पुराने गानों से प्रेरणा लेता है, उनके भाव को समझता है और फिर एक बिल्कुल नया ओरिजिनल गाना बना देता है। अच्छा। वो सिर्फ जोड़ता नहीं है, वो रचता है। इमेजिनेशन अलग-अलग अनुभवों और भावनाओं को पिघलाकर कुछ ऐसा बना देती है जो पहले अस्तित्व में नहीं था। यही सच्ची रचनात्मकता है। तो कॉलरिज के लिए इमेजिनेशन ही कविता की आत्मा है, फैंसी नहीं। बिल्कुल। तो रोमांटिक विचार का सार ये हुआ कि कला व्यक्ति की आंतरिक दुनिया की सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति है। कल्पना उसकी शक्ति है और भावना उसका ईंधन। ये सुनने में बहुत लिबरेटिंग, बहुत आजाद महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर सब कुछ व्यक्तिगत भावना पर ही आधारित है, तो फिर अच्छी और बुरी कला में फर्क कैसे करेंगे? मेरी भावना मेरे लिए सही, आपकी आपके लिए, फिर तो कोई पैमाना ही नहीं बचेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही रोमांटिक आलोचना की सबसे बड़ी सीमा थी। सब्जेक्टिविटी। हाँ, ये बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक हो गई। इसने भावनाओं पर इतना जोर दिया कि कविता की बनावट, उसका शिल्प, उसका फॉर्म अक्सर नजरअंदाज हो गया। एक तरह की रचनात्मक अराजकता का खतरा पैदा हो गया। और जैसा हमेशा होता है, और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एग्जैक्टली। इसी अराजकता के जवाब में पेंडुलम दूसरी दिशा में झूलने लगा। और हम आ गए 19वीं सदी के मध्य में, विक्टोरियन दौर में। यहाँ माहौल कैसा था? अगर रोमांटिक दौर व्यक्ति और उसकी भावनाओं का जश्न मना रहा था, तो अब हवा का रुख किस तरफ था? हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। शहरों में भीड़ बढ़ रही थी, पुरानी सामाजिक मान्यताएं टूट रही थीं और एक तरह की बेचैनी और अराजकता का माहौल था। ऐसे में लोगों को व्यक्तिगत आजादी से ज्यादा समाज में स्थिरता और एक नैतिक दिशा की जरूरत महसूस होने लगी। अब फोकस मैं से हटकर हम पर आ गया। तो कला की दुनिया में भी इसका असर पड़ा होगा। जबरदस्त असर पड़ा। अब कला का काम सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना नहीं रहा। विक्टोरियन आलोचकों का मानना था कि कला का एक सामाजिक उद्देश्य है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। उनका नारा क्या था? उनका नारा था, साहित्य को समाज को बेहतर बनाना चाहिए। ये तो रोमांटिक विचार से 180 डिग्री का मोड़ है। और इस नए विचार के सबसे बड़े पैरोकार थे मैथ्यू आर्नल्ड। वो साहित्य को समाज सुधारने का एक औजार कैसे बनाना चाहते थे? आर्नल्ड को लगता था कि धर्म का प्रभाव कम हो रहा है और समाज को एक नई नैतिक शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति साहित्य और आलोचना बन सकती है। अच्छा, आना है। एक मिनट, निष्पक्ष होना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? और ये सबसे अच्छा कौन तय करेगा? ये तो फिर से सब्जेक्टिव हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, और आर्नल्ड को इस समस्या का अंदाजा था। इसीलिए उन्होंने इसका एक समाधान दिया, टचस्टोन मेथड। टचस्टोन मेथड? हाँ, टचस्टोन वो पत्थर होता है जिस पर घिसकर सोने की शुद्धता जांची जाती है। आनंद ने कहा कि हमारे पास होमर, दांते, शेक्सपियर जैसे महान कवियों की कुछ पंक्तियां हैं जिनकी महानता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये पंक्तियां हमारे टचस्टोन्स हैं। तो जब कोई नई कविता आए, हाँ, तो उसे इन पुरानी महान पंक्तियों के बगल में रखकर देखो। हाँ, और अगर उसमें वैसी ही गुणवत्ता, हाँ, वैसी ही हाई सीरियसनेस यानी कि नैतिक और भावनात्मक गंभीरता है,
तो वो महान है वरना नहीं। बिल्कुल, उनका मानना था कि महान कविता में जीवन की सच्चाई और एक नैतिक गहराई होनी चाहिए। ये सिर्फ सुंदर शब्दों का खेल नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि हम हमेशा अतीत को ही महान मानते रहेंगे? कोई नई और बिल्कुल अलग तरह की कविता जो शायद शेक्सपियर जैसी ना हो, वो इस पैमाने पर कैसे खरी उतरेगी? ये तो नई आवाजों को दबाने का एक तरीका भी बन सकता है। और यही आर्नल्ड की आलोचना का सबसे बड़ा बिंदु है। उनका मेथड बहुत हद तक रूढ़िवादी था और नई प्रयोगात्मक कला के लिए उसमें ज्यादा जगह नहीं थी। वो समाज में एक बौद्धिक और सांस्कृतिक व्यवस्था बनाना चाहते थे और आर्नल्ड जैसे लोगों के लिए आलोचक उस व्यवस्था का रक्षक था। एक तरह से वो साहित्य को एक ट्रैफिक पुलिस बनाना चाहते थे जो सबको सही रास्ते पर रखे। तो अगर अब हम इन दोनों दौरों को आमने सामने रखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ रोमांटिक है, दूसरी तरफ विक्टोरियन। तस्वीर बहुत साफ है। रोमांटिक आलोचना का हीरो है कवि, एक रचनात्मक जीनियस जो अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने रखता है। और विक्टोरियन? विक्टोरियन आलोचना का हीरो है आलोचक, एक जिम्मेदार शिक्षक जो समाज को सही रास्ता दिखाता है। एक का केंद्र है व्यक्ति की आंतरिक दुनिया, दूसरे का केंद्र है समाज और बाहरी दुनिया। एक व्यक्तिपरक है जो कहता है मुझे कैसा महसूस हो रहा है, दूसरा वस्तुनिष्ठ होने का दावा करता है और पूछता है क्या यह समाज के लिए अच्छा है। बिल्कुल, एक ने कला को नियमों से आजादी दी, दूसरे ने उसे सामाजिक जिम्मेदारी दी। और जाहिर है जैसे रोमांटिक विचार की अपनी सीमाएं थीं, विक्टोरियन विचार की भी थीं। हाँ, मुझे लगता है कि हर चीज से नैतिक शिक्षा निकालने की कोशिश कला को बोझिल बना सकती है। क्या हर कहानी या कविता को एक मॉरल ऑफ द स्टोरी देने का बोझ उठाना जरूरी है? क्या कला सिर्फ सुंदर होने के लिए मौजूद नहीं हो सकती? यही सवाल विक्टोरियन दौर के अंत में पूछा जाने लगा। उन पर अत्यधिक नैतिकतावादी और उपदेशात्मक होने का आरोप लगा। डायडैक्टिक। हाँ, ऐसा लगने लगा कि कला का अपना कोई मूल्य ही नहीं बचा। उसका मूल्य सिर्फ उसके सामाजिक संदेश में है। और इसी घुटन के खिलाफ 20वीं सदी में एक और विद्रोह हुआ जिसने नारा दिया, कला कला के लिए है। आर्ट फॉर आर्ट सेक। जी, लेकिन वो एक और दिन की कहानी है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे आलोचना का पेंडुलम एक छोर से दूसरे छोर तक गया। रोमांटिक दौर ने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के नेतृत्व में कल्पना और भावना को उन नियमों से मुक्त किया जो कला का गला घोट रहे थे। उन्होंने कवि की व्यक्तिगत रचनात्मकता को सबसे ऊपर रखा। और फिर विक्टोरियन दौर ने मैथ्यू आर्नल्ड के नेतृत्व में उस बढ़ते व्यक्तिवाद को संतुलित करने की कोशिश की। उन्होंने कला को एक सामाजिक और नैतिक उद्देश्य दिया ताकि वो समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। ये सब जानने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है कि ये जो 200 साल पुरानी वैचारिक लड़ाई है, ये आज खत्म नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम आज किसी फिल्म, किताब या गाने को परखते हैं, तो क्या हम अपने अंदर भी इसी पेंडुलम को झूलते हुए नहीं देखते? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। सोचिए, जब कोई समीक्षक कहता है इस फिल्म ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मेरे दिल को छू लिया, तो वो अपनी रोमांटिक विरासत को आवाज दे रहा है। और जब वही समीक्षक कहता है लेकिन इस फिल्म का युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, ये क्या नैतिक संदेश दे रही है, तो उसके अंदर का विक्टोरियन आलोचक बोल रहा होता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन सही है। शायद सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे खोजते हैं। बिल्कुल। ये बहस आज भी हमारे फैसलों में, हमारी बातचीत में और कला को समझने के हमारे तरीकों में जिंदा है।